IBN 7 हौसला है। मोदी सरकार एक बार फिर बैकफुट पर है और एक बार फिर हम इसलिए कह रहे हैं कि कल हमने इसी कार्यक्रम में एक मुद्दा उठाया था। स्वदेशी जागरण मंच सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। वो एक पहली बार था जब 6 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार पर उनके अपने लोगों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज ठीक 24 घंटे के बाद विपक्ष सरकार पर हावी है और उसकी वजह खुद सरकार की एक मंत्री है। जी हां, केंद्र सरकार को अपनी एक साध्वी जो कि राज्य मंत्री के पद पर हैं, उनके बयान की वजह से शर्मसार आज होना पड़ा। दिल्ली की एक सभा में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकी। उन्होंने एक ऐसा शर्मनाक और बेहद दिल को दुखाने वाला बयान दिया जिसकी गूंज संसद के दोनों सदनों में देर शाम तक सुनी गई। आपको याद होगा, बीती शाम रात करीब 10 बजे के आसपास सबसे पहले यह खबर IBN 7 ने आप तक पहुंचाई थी। आज खुद प्रधानमंत्री ने नाम लिए बगैर मंत्रियों और नेताओं को ऐसे विवादित बयानों से बचने की सलाह दी। दबाव में आकर साध्वी निरंजन ज्योति ने संसद में माफी मांगी, खेद जताया, लेकिन विपक्ष अब भी उनके इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। स्टील के बर्तनों की दुकान रखने वाला, उसका बेटा, उसका सोनिया गांधी का दामाद इतना अरब खरबपति कैसे हो गया? गरीबों को लूटा है, गरीबों को चूसा है। मोदी जी कह रहे हैं ना खाएंगे और ना खाने देंगे। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या यादव की सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना है। सोमवार को देर शाम दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने ये विवादित बोल बोले। IBN 7 ने सबसे पहले मंत्री के इस शर्मनाक बयान की ओर सड़क से लेकर सरकार तक का ध्यान खींचा। और मंगलवार को संसद के कपाट खुलते ही दोनों सदनों में शोर मच गया। विपक्ष को सरकार पर ही नहीं, सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलने का मौका मिल गया। जो मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, उन्हें देश का, भारत गणराज्य का मंत्री बनने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसकी अब स्पष्टता हम मांगेंगे पार्लियामेंट में। जाहिर है सरकार की साध्वी को इस शोरगुल का अंदेशा नहीं रहा होगा, लेकिन हंगामे के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी नजर आई। तोड़ने वाले, देश को लूटने वाले, देश को इस स्थिति पर लाने वालों को बुरा क्यों लग रहा भाई? लेकिन संसद में सरकार घिरती गई, विपक्ष उसे बैकफुट पर धकेलता गया। सरकार के पास कोई सफाई बची नहीं थी। आखिर में मंत्री निरंजन ज्योति को खुद संसद में पेश होकर माफी मांगनी पड़ी। मुझे किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था जी। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना है, लेकिन जो बात मेरे मुख से निकली है जी, मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। साध्वी की इस माफी के पीछे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबाव भी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो नेताओं को ऐसे विवादित बयान से बचना चाहिए। जाहिर है निरंजन ज्योति के सामने माफी मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन विपक्ष इतने भर से संतुष्ट नहीं था। मंत्री बनते हुए गाली गलौज किए हैं, ये गैर कानूनी बात है। तो हाउस कह रही है कि भाई ये कानून इन पे लागू करिए, नहीं तो ये आदत से मजबूर है। ये रोजाना यही करते हैं, सारे देश में जहर फैलाते हैं, उसके बाद यहाँ की माफी मांग लेंगे। सी मस्ट बी डिसमिस्ड फोर्थविथ। केंद्र की सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। बहरहाल राज्य मंत्री साध्वी की माफी के बाद सरकार ने अपनी ओर से मामले का पटाक्षेप कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि विपक्ष चाहे तो इस मामले पर FIR दर्ज करा सकता है, लेकिन मंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। साध्वी भी आलाकमान का समर्थन पाकर अब इस्तीफे पर खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इस बीच ये भी आप लोग ले जाना बेहद जरूरी है कि आखिर निरंजन ज्योति जी जो आज सांसद हैं, आपकी मंत्री हैं, ये दरअसल है कौन? इनका इतिहास जानना भी बेहद जरूरी है, तभी इस चर्चा में लोगों के साथ बहस करने में
आप इस किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मैं उन चीजों को दिखाना बहुत जरूरी समझता हूं कि ये निरंजन ज्योति जी का एक हम बायोडाटा जरूर जान लें। हम बता दें आपको कि केंद्र में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के एक बयान की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई ठप रही। आपको यह बताना यहां बहुत जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई पर एक दिन का खर्च करीब 18 करोड़ रुपए आता है। यानी एक बयान की आग में जनता की गाड़ी कमाई के, आपकी अपनी कमाई के 18 करोड़ रुपए आज स्वाहा हो गए। अब आपको बताते हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति की शख्सियत क्या है। गेरुए कपड़े और माथे पर तिलक साध्वी की अपनी एक खास पहचान बनाती है। साध्वी अपने कट्टर हिंदूवादी विचारधारा और तेज तर्रार भाषणों के लिए जानी जाती हैं और इसी बिना पर इस बार उनको उत्तर प्रदेश में लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक साध्वी समाज सेवी बताई जा रही है, जो कि लोकसभा की वेबसाइट बताती है, और इसी बेसिस पर उनको बीजेपी ने टिकट दिया था। ये कोई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है, ये भी वेबसाइट बताती है। 47 साल की उनकी उम्र है और साध्वी निरंजन ज्योति यूपी की अति पिछड़ी निषाद जाति से आती हैं। 2012 में यूपी के हमीरपुर से पहली बार विधायक चुनी गई थी। साध्वी फिलहाल यूपी के फतेहपुर से सांसद हैं। विधायक रहते हुए चुनाव लड़ा सांसद का फतेहपुर से और वो चुनाव जीत गई। साध्वी ने इसी साल पहली बार चुनाव लड़ा था, जीत मिली थी और इस चुनाव में निरंजन ज्योति को 4.25 लाख से ज्यादा वोट मिले। यानी निरंजन ज्योति जी जो आज एक अपशब्द का इस्तेमाल करती हैं, जो कि यहां बताना भी मुनासिब नहीं है, उनको 4.25 लाख वोट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले थे। इन्होंने बीएसपी के अफजल सिद्दीकी को 1,87,000 यानी 2.25 लाख वोट से हराया है, ये इनका बायोडाटा कहता है। मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में साध्वी को यह महत्वपूर्ण पद खाद्य प्रसंस्करण का राज्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। तो यह है कुल मिलाकर साध्वी का बायोडेटा। एक बार की विधायक, एक बार की सांसद और पहली बार में मंत्री बन गई साध्वी निरंजन ज्योति। इसी पर बात करते हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक मेरे साथ हैं, मुंबई से एनसीपी के नेता नवाब मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं और दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, आप मानेंगे इस बात को कि साध्वी की वजह से आज बीजेपी को पहली बार कटघरे में खड़ा होना पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग हमारी मंत्री ने किए हैं, हमारी पार्टी, हमारी सरकार में ऐसे शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है और इसीलिए उन्होंने संसद के अंदर रिग्रेट किया और पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक जिम्मेदार सरकार हैं और लोगों ने हमें डेवलपमेंट के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए चुना है। और जो 10 साल की जो कांग्रेस की जो निकम्मापन रहा है, जो कमियां रही हैं, उनको दूर करके देश को एक नई गति की तरफ लेके जाना है। क्या रिग्रेट करने जिस पर्पज के लिए, जिस मकसद के लिए, जी काफी है? क्या रिग्रेट काफी है? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि रिग्रेट करके तो ये बात स्थापित हो गई कि उन्होंने अपशब्द कहे थे। देखिए सुमित जी, लोकतंत्र है और इतनी बेबाकी और इतनी स्पष्टता राजनीतिक पार्टियों में अगर आ जाए कि अगर आपके किसी मंत्री ने या किसी सदस्य ने कोई गलती की है तो उसको स्वीकार करते हुए जनता की अदालत में, जनता के सामने, मीडिया के सामने, संसद के सामने अगर माफी मांग ली जाए तो मैं मानता हूं कि वो बहुत है, क्योंकि उसका एक दूसरा चेहरा भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर मुझे 1 मिनट का टाइम जरूर दीजिए। मैं दूंगा, आज बहुत बड़ी बातें हो रही है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं देता हूं। रागिनी कुछ बोलना। रागिनी, सुना आपने श्रीकांत को कि माफी मांग ली देश के सामने, जनता के सामने, संसद के सामने, ये काफी है। क्या कांग्रेस को यह काफी नहीं लगता है कि माफी हो चुकी है? फिर क्यों संसद के 18 करोड़ रुपए इस तरीके से स्वाहा कर दिए? सुमित जी, संत कबीर की सत्यवाणी मुझे याद आती है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, केवल गेरुआ वस्त्र धारण करने से आपके आचार और विचार नहीं बदलते हैं। देश में सांप्रदायिक वैमनस्य के जरिए ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करने की मानसिकता और विचारधारा नहीं बदलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम नेताओं ने राम के नाम को और धर्म को राजनीति के साथ जोड़कर
लोगों को बरगलाने, बहकाने और राजनीतिक दोहन करने का काम किया है। अगर उस लंबी फहरिस्त को पढ़ूं जिसमें अमित शाह भी आ जाएंगे, आरएसएस प्रमुख भी आ जाएंगे, प्रवीण तोगड़िया भी हैं, अशोक सिंघल भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, साक्षी महाराज भी हैं, तो पूरा शो निकल जाएगा। रागिनी नायक, मैं भी कुछ नाम लेता हूं, मैं भी नाम लेता हूं। रागिनी नायक, एक मिनट, आपने बोला बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद, तो वो उस गलती के पीछे की रागिनी नायक, आप बड़े स्मार्टली इस तरीके से डश मत करिए। रागिनी नायक, सलमान खुर्शीद, शिवकांत जायसवाल, इमरान मसूद, बेनी प्रसाद वर्मा जी, सोनिया गांधी, मौत के सौदागर, मैं भी अगर नाम लेना चाहूं, इतिहास गिनाना चाहूं तो मैं 50 चीजें गिना सकता हूं। और फिर वही बात आज जो संसद में संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कही कि कांग्रेस ने भी तो कहा था ये सब चीजें। सुमित जी जवाब देने दीजिए, बहुत सही प्रश्न है आपका, सटीक प्रश्न है, बिल्कुल। देखिए, जब भी कांग्रेस के नेताओं का जब भी अमर्यादित बयान आया, कांग्रेस ने उससे किनारा किया, उसकी भर्त्सना की। लेकिन इन दो किस्म के बयानों का फर्क समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस के नेताओं के बयान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो सकते हैं, सार्वजनिक शोभनीयता के खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन देश की अखंडता के खिलाफ, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ कभी नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। और मैं तो मोदी जी से जानना चाहूंगी, जो हर बार ये कह देते हैं कि संयम बरतिए। अरे आप तो सर्वोच्च नेता है पार्टी के, आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आपको आपत्ति है, लेकिन बार बार 6 महीने में ही कम से कम 10 ऐसे उदाहरण कि नरेंद्र मोदी जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने मंत्रियों पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का अपने मंत्रियों पर जो काबू है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपने मंत्रियों पर जो काबू था उससे बेहतरीन है। और इस बात से मुझे लगता है कोई दिल से असहमत नहीं हो सकता। एक जो है गलती निश्चित तौर पर जो उनकी पार्टी मान रही है कि चुनाव के प्रचार के दौरान ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई, और सड़क पर किए गए प्रचार पर संसद में उक्त मंत्री माफी मांगता है। आप कृपया वो उदाहरण दिखाइए ना कि बेनी प्रसाद वर्मा ने कहीं माफी मांगी हो, दिग्विजय सिंह जी ने कहीं माफी मांगी हो, मनीष तिवारी जी ने कहीं माफी मांगी हो। और तब क्या संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी? जब आप किसी धर्म विशेष के प्रति जो है अतिरिक्त अनुराग का प्रयोग करते हैं तो क्या संवैधानिक व्यवस्था उससे आहत नहीं होती है? आप किसी धर्म के धर्मावलंबियों के प्रति जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और तब क्या जो है वो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है? तो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन विरोधियों के लिए दिखाई देना और स्वयं को उस सारे संवैधानिक मर्यादाओं के तोड़ने का अधिकारी मानना, ये राजनीति में जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और इसे लोकतंत्र का नाम जो दिया जा रहा है, इसको संविधान का नामकरण मेरे तो दोनों से बड़े रागिनी कुछ बोलना चाह रही है। प्रेम शुक्ला जी, रागिनी आऊंगा, लेकिन एक बार मैं नवाब मलिक के पास जरूर जाना चाहूंगा। हमको तो माफ करिएगा नवाब मलिक साहब, डिबेट क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति पर है, पर लेकिन अब क्योंकि बड़ी पिक्चर सामने आ गई है तो मुझे तो अजीत पवार साहब का बयान भी याद आ रहा है जो कि विवादों के घेरे में गया। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, ये नेता लोग जिनकी जिम्मेदारियां मेरे ख्याल से इस पब्लिक लाइफ में हम सबसे कहीं ज्यादा हैं, वो क्यों अपनी मर्यादा भूल जाते हैं? चाहे वो निरंजन ज्योति हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो अजीत पवार हो, क्यों? देखिए, सार्वजनिक जीवन में कोई नेता मंत्री हो या ना हो, इस तरह के बयान से बचना चाहिए और इस तरह के बयान कभी भी समाज के लिए कभी भी समर्थनीय नहीं हो सकते। बहस की दिशा बदल रही है, नेताओं को बयान को लेकर ये चर्चा नहीं है। साध्वी जी ने गाली दी है स्पष्ट रूप से, और गाली देना किसी भी कानून के तहत किसी को अधिकार नहीं। राइट टू स्पीक अगर फंडामेंटल राइट है तो राइट टू अब्यूज हो नहीं सकता। अब अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप जाके एफआईआर लॉन्च करो, तो मुझे लगता है जनता के बीच से कोई ना कोई एफआईआर होगी और निश्चित रूप से आप करेंगे कि नवाब मलिक साहब या उनकी पार्टी करेगी एफआईआर? मुझे लगता है नहीं, जो जनता है, जनता ने नहीं, आप जिम्मेदारी ले लीजिए ना गरियाया गया। मलिक साहब, आप जिम्मेदारी ले लीजिए, हम करेंगे, बोलिए। आप समझ ले, नहीं, आप चिंता ना करें। 125 करोड़ का देश है, इसमें इस देश में कानून तोड़ने वालों पे नकेल लगाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके काम करते हैं। जहां तक साध्वी जी का सवाल है, इनकी विचारधारा, आप क्यों नहीं आगे इस तरह के बोलने वाले लोग, जरा सुनिए ना, आप देख लिए, लोग करेंगे, आप चिंता ना करें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, नई बात है, आप क्यों नहीं चिंता कर रहे हैं?
नहीं ये करती नहीं आप सुमित जी आप इंतजार करिए, 125 करोड़ का देश है और धन पर आधारित राजनीति करने वालों के खिलाफ लड़ने वालों की संख्या श्रीकांत शर्मा, अगर मुकदमा हुआ तो पार्टी क्या साथ खड़ी होगी? अगर एफआईआर होती है निरंजन ज्योति पर तो क्या बीजेपी साथ खड़ी है निरंजन ज्योति के? सुमित, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि दो तरह की राजनीति देश में होती है। एक तो अपने लोग नेताओं के जो गलत बयानबाजी है उस पर पर्दा डालना और एक उस पर कहीं ना कहीं माफी की बात हुई और उसको अपोलोजाइज किया गया, संसद के अंदर किया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम, जनता अगर हमसे सवाल पूछे तो हम दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो इस मुद्दे पर बोलने का मॉरल राइट नहीं है, जिसकी स्वयं की अध्यक्षा मौत का सौदागर कहें। बेनी प्रसाद वर्मा ने पागल कुत्ता कहा। 14 जुलाई 2013 को कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? रेणुका चौधरी पार्लियामेंट के बाहर बहुत लंबा भाषण दे रही थी, उन्होंने मोदी जी को वायरस कहा। सलमान खुर्शीद ने बंदर कहा, गुलाम नबी आजाद ने गंगू तेली कहा, जयराम रमेश ने भस्मासुर कहा, श्रीकांत शर्मा, ये तमाम शब्द ऐसे हैं जो अभी आप ले रहे हैं, ये लिए जा सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि गलत है, नहीं लेने चाहिए, लेकिन जो शब्द निरंजन ज्योति जी ने बोला, मैं तो वो बोल भी नहीं सकता हूं इस कार्यक्रम के दौरान। वो इतना अमर्यादित है, इतना असंवैधानिक है। मेरा ये निवेदन है कि किसी बीजेपी में ये ताकत है, ये गट्स है कि अगर अगर होता तो बीजेपी के लोग निरंजन ज्योति जी को पार्टी ने नहीं सुमित जी सुन लीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी में ये हिम्मत है, क्या ये गट्स हैं जो केंद्रीय मंत्रियों के मैंने नाम बताए और स्वयं उनकी जो अध्यक्षा हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को मौत का सौदागर कहें? जवाब दीजिए। कांग्रेस को मॉरल राइट नहीं है सब मुद्दों पर बोलने का। चैलेंज कर रहे हैं श्रीकांत, हिम्मत नहीं है स्वीकार करने का, गलती होती है तो इतना एरोगेंस, अहंकार इनके अंदर है और इसलिए रागिनी की बारी है। श्रीकांत जी, रागिनी बोल रही है, आपकी बात का जवाब। देखिए सुमित जी, पहले तो श्रीकांत जी ये बताएं कि साध्वी जी की शब्दावली का उन्हें क्षोभ दुख है कि नहीं है, क्योंकि साध्वी जी ने कहा कि उनको क्षोभ है, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन इनकी तो यहाँ पर धृष्टता दिखाई दे रही है जो ये दूसरे लोगों के उदाहरण गिनाकर अपने आप को पाक साबित करना चाहते हैं। मैं तो शब्दावली ठीक करो रागिनी, शब्दावली ठीक करो, शब्दावली ठीक करिए। आपका जो अहंकार है, 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 उसी की वजह से जनता ने आपको जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया है। आपको जड़ समेत लोगों ने उखाड़ कर फेंका है, आपके अहंकार की वजह से। आपका अहंकार है ये। आप ये दृष्टिता बोल रही हैं, आप वही सब बोल रही हैं जो आपके नेता बोलते रहे। साध्वी जी को समझाइए, जब नो नॉट एट ऑल, नो, दूसरे को टोकते हैं और इसी तरीके से आप दूसरे को टोकते हैं। दृष्टिता की आप बात कर रही हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल ठीक करिए मैडम। आप दृष्टिता की बात कर रही हैं, आप नो, आप अपने शब्दों पर इस्तेमाल करिए, आप शब्दों पर नियंत्रण रखिए मैडम। नहीं बोल पाएंगे आप, चिल्लाकर मेरी आवाज को नहीं नियंत्रण, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। चिल्लाकर सच को भी नहीं दबा सकते हैं। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं आप दोनों से, आप दोनों सम्मानित लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, हम लोग निरंजन ज्योति जी के बयान पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित श्रीकांत शर्मा, रागिनी नायक, प्लीज मेंटेन द डेकोरम, इस शो को चलने दीजिए। ज्यादा तेज कोई भी, मैं जानता हूं कि आप दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत तेज भी बोल सकते हैं, मैं इस कार्यक्रम को आगे नहीं ले जा पाऊंगा अगर आप ऐसी ही बात करेंगे। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा आप नवाब मलिक साहब से और प्रेम शुक्ला जी से, क्योंकि इस कार्यक्रम को मुझे वाइंड अप करना है। नहीं रागिनी जी, आप दोनों ने अपना टाइम खो दिया है, मैं माफी चाहता हूं, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। रागिनी जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप ये गलत बात है सुमित जी, अगर वो मेरे बीच में बोल रहे हैं तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं टाइम खो दिया? मैं नहीं चलेगी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, फिर आप नवाब मलिक और प्रेम शुक्ला जी का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये गलत बात है, मैंने आपको मौका दिया, पूरे डिबेट में बोलते रहे और अब आप मैंने आपको मौका दिया ना, मैंने आपको मौका दिया जी। प्रेम शुक्ला जी, 10 सेकंड में। सुमित जी 10 सेकंड में। नहीं, ये निरंजन भारती जो शब्द का प्रयोग कर रही हैं, अगर वह खेद लायक, प्रकट करने लायक और अपराध लायक है, तो धृष्ट शब्द भी जो है उसी कोटि का शब्द है। ठीक है, तो रागिनी जी के मुंह से वो धृष्ट शब्द शोभा तो नहीं दे रहा है। नवाब मलिक साहब, मैं वाइंड अप करूंगा, उसके बाद रागिनी में आऊंगा। मुझे लगता है कि जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग
इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर हो। कानून सबके लिए है, चाहे वो मंत्री हो चाहे आम नागरिक हो, सब पे बिल्कुल कानून मलिक साहब, लागू काश है कानून और का कानूनी खौफ कार्रवाई होता है इन होनी कानून के रखवालों को। रागिनी नायक 5 सेकंड है आपके पास, रागिनी नायक खत्म कर दीजिए। सुमित जी, मैंने एक दोहा पढ़ा रहीम का कि खीरा मुख से काटिए मलिए नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। बार बार गलती को अगर माफ भी कर दिया जाए और व्यक्ति या पार्टी को सीख ना मिले तो सजा के जरिए वो सीख मिलनी चाहिए। चलिए, कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया हमने देखा, हमने आपके नेताओं की जिक्र भी किया, हमने निरंजन ज्योति को भी देखा। आपने लेकिन सुमित जी, आप बहुत सीनियर एंकर हैं, इस तरह का शब्दों का कोई उपयोग करेगा तो उसको कम से कम अपने चैलेंज के ऐसे लोगों को आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि आप दोनों बड़े वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं। कार्यक्रम लाइव चल रहा है। नहीं, मैं अगर गलत नहीं कर रहा हूं, मैं गलत अगर शब्द इस्तेमाल करता हूं, आप मुझे रोकिए। मैं तो दोनों को रोक रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे रोकिए। चलिए, इस कार्यक्रम को मैं यही वाइंड अप करूंगा। श्रीकांत शर्मा, रागिनी नायक, नवाब मलिक और प्रेम शुक्ला जी, शुक्रिया। और शायद इसीलिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलाभ ने निरंजन ज्योति जी के इस बयान पर जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है उसको अपनी कलम से दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो कार्टून को कार्टून के नजरिए से दिखाते हैं। और इसी कार्टून के साथ आपको छोड़े जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के उस पार सीधे फेस ऑफ होगा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच और बात होगी इसी बयान की, नेताओं की बड़बोली जुबान की।